26 मार्च को क्या आता है? 26 मार्च को तो इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश आता है। अब आप सब सोच रहे होंगे जब बांग्लादेश पर किसी का राज ही नहीं था तो उसको आज़ादी किससे मिली थी? जब इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान दो जगह से बना था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो अब का पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब का बांग्लादेश कहलाता है। अब आप सब सोच रहे हो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग क्यों कर दिया गया था? क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, वो बांग्लादेशियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और उनको परेशान करते थे, जैसे कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर करते थे। और फिर उन्होंने बहुत सारे विद्रोह लड़े जिससे कि उनको उनसे आज़ादी मिल पाई। डे आया 25 मार्च 1971 का। उस टाइम पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने एक संगठन बनाकर वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ उस टाइम से विद्रोह होना चालू हो चुका था बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद फिर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की इलेक्शन हुए जिसके अंदर याह खान ने वो इलेक्शन जीत लिया था। फिर डे आया 16 दिसंबर 1971 का। उसके अंदर इंडियन आर्मी ने हेल्प कर बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स की उनको जितवा दिया था और साथ के साथ याह खान ने भी अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए बोल दिया था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से बात हुई, उन्होंने इसको एक नया देश बनाने के लिए बोला था क्योंकि इसके अंदर आधे बंगाली मुस्लिम और थोड़े से बंगाली हिंदू रहते थे, तो इस वजह से इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया है। आप सब डेली लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स को देखते होंगे। आज उन्हीं एनिमल्स के 5 ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने बहुत कम लोगों में सुने होंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप में से सी कुकुम्बर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट मैं ये बताऊं कि एक ऐसा जीव है जो कि एक्सटिंक्ट होने की तागात पर है। साथ ही साथ मैं इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूं जो कि आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि ये जीव अपने बट होल से सांस लेता है और जब इसको अपने आसपास के जीवों से खतरा लगता है तो उन पे बट होल के टेंटिकल्स से हमला करता है। आप सब छिपकली को डेली लाइफ में देखते ही होंगे, बट आपने कभी ये चीज़ सोची है कि छिपकली रुक रुक कर क्यों चलती है? आप सब सोचते होंगे कि छिपकली का चलने का ढंग है, बट ऐसा नहीं है। छिपकली जब चलती है तो उस टाइम पे वो सांस नहीं लेती क्योंकि उसकी हट की वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। अगर वो चलते टाइम सांस लेगी तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा और वॉल फट जाएगी। इन शॉर्ट की छिपकली चलते टाइम ब्रीथ नहीं कर सकती। आप में से बहुत लोग तितली यानी बटरफ्लाई को तो बहुत प्यारा समझते होंगे, वो प्यारे भी होते हैं, बट उनकी कुछ ऐसी प्रजाति यानी ब्रीड्स ऐसी भी होती हैं जो कि भूख लगने पर, खाना न मिलने पर यूरिन, ब्लड और स्वेट को भी पी लेती हैं और उसके बाद वो खुद भी यूरिनेट नहीं करते हैं। आप में से बहुतों ने स्कॉर्पियन यानी बिच्छू को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, बट आज मैं आपको उससे ही रिलेटेड एक फैक्ट बताने वाला हूँ कि एक बिच्छू 6 दिन तक अपनी सांस रोककर जिंदा रह सकता है। आप सब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने बर्ड्स यानी परिंदों को घोंसला बनाकर रहते हुए देखा होगा, पर स्नेक्स की सबसे ज़्यादा जहरीली प्रजातियों में से एक किंग कोबरा भी घर घोंसला बनाकर रहते हैं। और जैसे हम अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, वैसे ही किंग कोबरा भी अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। आप सब डेली लाइफ में अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सारी फ़ोटोज़ को देखते होंगे, जैसे कि ये और ये। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कोई फ़ोटोशॉप नहीं है और एनिमेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगह रियलिटी में प्रेजेंट है और हमारे इंडिया के अंदर ही है। और आपको आज हम ऐसी 5 ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के अंदर हैं और देखने में असली नहीं लगती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे सोशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे नई नई वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी जगहों पर गए हैं और नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको ये जगह कहाँ की लग रही है? ऑब्वियस सी बात है, आप सब कहेंगे कि ये कश्मीर या उत्तराखंड है,
बट नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जगह पॉनमुडी हिल्स है जो कि केरला के अंदर है, जो कि त्रिवेंद्रम से सिर्फ 53 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही साथ यहाँ पर लोग ज़्यादातर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ का वेदर पूरे साल एक जैसा ही रहता है। लोगों को यहाँ पर आकर ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वेदर 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। अगली जगह भी पिछली जगह के आसपास की ही है। इसका मतलब ये जगह भी केरला के अंदर ही आती है। इस जगह को चैम्बरा पीक के नाम से जानते हैं, जो कि वयांड हिल्स की सबसे ऊंची पीक है। साथ के साथ यहाँ ज़्यादातर लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर भी एक तरीके से एक जैसा ही रहता है पूरे साल। और यहाँ लोग इसलिए फोटोग्राफी करने आते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है लोगों को देखने में। और आप जब तक हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से केरला से कौन कौन हमारी वीडियोस को देख रहा है। ये फोटो देखकर आपको कहाँ की लग रही है? हाँ जी, आपने सही सोचा। ये फोटो निगोज महाराष्ट्र की है, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। साथ ही साथ ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ की बेड रॉक्स के अंदर पॉट होल्स बन चुके हैं। और जो बीच में नदी बहती हुई दिख रही है, इस नदी का नाम कुकड़ी है। इस जगह को देखिए, ये जगह कितनी प्यारी है। बहुत सी सिटी में रहने वाले लोगों का सपना होता है कि वो ऐसी जगह पर जाकर रहें और ऐसी ही लाइफस्टाइल जिएं। बट मैं आपको बताऊं कि दिल्ली वालों के लिए ये जगह बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये जगह लेह लद्दाख से सिर्फ 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ है। इस जगह का नाम हेमिस है और इसको द होम ऑफ स्नो लिपर्ड, कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की पूजा होती है और ये गांव इंडस नदी के किनारे पर है। ये फोटो देखिए, आप सबको लग रहा हो कि ये जगह कर्नाटक के अंदर है, बट नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जगह मजुली असम के अंदर है। साथ ही साथ ये 2016 में इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला पहला आइलैंड बन चुका था, जो कि स्टार्टिंग में 1300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इसका इरोजन होता गया और ये सिर्फ 352 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह गया है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का पहला ऐसा आइलैंड है जो कि इंडिया के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आप सबने कभी ना कभी तो न्यूज़ देखी ही होगी। न्यूज़ के अंदर आपने गैंगस्टर्स की बातें भी सुनी होगी। आज हम दिल्ली के टॉप 5 गैंगस्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। लिस्ट के 5वें नंबर पर है सोनू दरियापुर गैंग। इस गैंगस्टर का असली नाम सत्यवंश शेरावत है। 1981 में इनका जन्म दरियापुर कलान नाम के एक छोटे गाँव में हुआ था। और इनके गांव के लोग बताते हैं कि गैंगस्टर बनने से पहले ये एक नेक दिली और लोगों को मोटिवेट करते थे ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, इनके बारे में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी है इनके गांव वालों ने। फिर 2000 में इन्होंने एक केबल कनेक्शन का काम चालू करा। उसकी आड़ में ये एक्सटॉर्शन और इलीगल वेपन्स की सप्लाई के जैसे बहुत सारे इलीगल काम करते थे। उसके बाद में इनकी जब रिपोर्ट चेक की गई तो इनके क्राइम का कोई हिसाब ही नहीं हो पाया और अब पता चल रहा है कि ये अपनी गैंग को जेल में ही रह करके संभाल रहे हैं। लिस्ट के 4थे नंबर पर है टिल्लू गैंग। इस गैंगस्टर का असली नाम सुनील मान ताजपुरिया है। ताजपुर कलान नाम के एक छोटे गांव में 11 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने दीपक बॉक्सर यानी गोगी गैंग के लीडर को, जिनसे इनकी डायरेक्ट लड़ाई थी, इन्होंने उनको रोहिणी कोर्ट में गोली मार दी थी और उसके बाद ये जेल चले गए और वहीं से अब अपनी गैंग को चला रहे हैं। लिस्ट के 3रे नंबर पर है संजय लाकड़ा गैंग। इनका असली नाम भी संजय लाकड़ा ही है और इस गैंग में जहां तक की रिपोर्ट से पता चला है कि 15 से ज्यादा गैंगस्टर इन्वॉल्व है। 2018 में छतरपुर में शूट आउट हुआ था, उसके अंदर संजय लाकड़ा गैंग का नाम सुर्खियों में आया और अभी तक इनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, इनके क्राइम के रिपोर्ट्स नहीं है और इनके ये भी नहीं पता कि अभी यहाँ पे कहां पर है और कहां से अपनी गैंग को चला रहे हैं। लिस्ट में 2रे नंबर पर है नरेश कौशल गैंग। इस गैंगस्टर का असली नाम भी नरेश कौशल ही है। 1980 17 अप्रैल को इनका जन्म नाहरपुर जिले में गुड़गांव में हुआ था और जहां तक की रिपोर्ट से पता चला कि इनका अवैध हथियार, अवैध दारू और फिरौती का काम आज भी चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि अब ये गुड़गांव में नहीं, दुबई में रह करके अपना काम संभालते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पे जिनका नाम है उनका नाम है नीरज भवाना गैंग। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, ये सुर्खियों में बने रहते हैं। इनका असली नाम है नीरज शेरावत।
इनके बारे में रिपोर्ट से पता चला है कि ये सारे तरह के अवैध काम करते हैं और अभी ये तिहाड़ जेल में है और वहीं से अपनी गैंग को चला रहे हैं। और इनका जन्म 5 अगस्त 1988 में भवाना नाम के एक गांव में हुआ था। आप सभी को तो पता ही है कि प्लांट्स हमारी डेली लाइफ प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्लांट्स हमको हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही 5 प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंडिया में हैं और हम बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आपको अगर ये फैक्ट्स की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कभी किसी प्लांट ने हार्म किया है। आपको ये फोटो देख करके ये प्लांट तो बहुत प्यारा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इसका नाम इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइजनस प्लांट्स की लिस्ट पे 5th नंबर पर आता है और इसको शिव पूजा के लिए भी यूज किया जाता है और इसका हर पार्ट जहरीला भी होता है। साथ ही साथ अगर आप इसकी वुड या स्टेम को जलाते हैं तो उससे भी आपको हेल्थ इश्यूज होने का खतरा रहता है, क्योंकि इसकी जब वुड जलाई जाती है तो वो कुछ ऐसे टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करती है जो कि जिसको आप इनहेल करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इससे हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि खूबसूरत चीजें भी कभी कभार आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। यह प्लांट आपको दिखने में ही जहरीला लग रहा होगा क्योंकि इसके लीव्स और स्टेम दोनों में ही जहर होता है और इसको मिल्क वीड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले लैटेक्स वर्ल्ड में बहुत जगह पर वीड की तरह यूज किया जाता है और इसके फ्लावर्स में से भी फ्रेग्रेंस आती है तो उसको भी यूज किया जाता है अलग अलग जगह पर। इस प्लांट को डेविल्स ट्रम्पेट के नाम से जाना जाता है और इसको इंडिया के कई पार्ट्स में धतूरे के नाम से भी जाना जाता है। और जहां तक की बात करें, इसके हर पार्ट्स के अंदर पॉइजन होता है। तब भी इस प्लांट को बहुत जगह पर बीमारियों के इलाज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन के क्योर के लिए इसको यूज किया जाता है। यह प्लांट भी येलो ओलिएंडर की फैमिली में आता है। यह प्लांट भी पूरा पॉइजनस होता है और अगर इसके पार्ट्स से अटैच है या फिर अलग हैं तब भी वो पॉइजनस रहते हैं। ये प्लांट इतना जहरीला होता है कि इससे किसी भी इंसान या जानवर की जान ली जा सकती है और इसके जहर का अभी तक प्रॉपर क्योर भी नहीं है। इस प्लांट को वर्ल्ड की बहुत जगह पर सुसाइड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्लांट से बहुत से लोगों ने यूज करके उसको सुसाइड कर चुके हैं और इसको बहुत से लोग मर्डर के लिए भी यूज करते हैं। इसके हर पार्ट में से सबसे ज्यादा इसके फ्रूट में जहर माना जाता है और उसके पॉइजन का कोई प्रॉपर क्योर भी नहीं है अभी तक। आप सबने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर इमरान खान अरेस्ट हुए हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस न्यूज पर गौर भी नहीं किया होगा, बट ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही स्टारवेशन यानी भुखमरी का शिकार है। साथ ही साथ उसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अरेस्ट होना ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज है, जिसके कारण पाकिस्तान की इमेज और बहुत ज्यादा नीचे डाउन जा सकती है। ये 9 मई की बात है जब इमरान खान को पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अरेस्ट किया था और इनको अरेस्ट कर इस्लामाबाद में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है, जिसके ठिकाना अभी तक किसी नॉर्मल आदमी को नहीं पता। और मीडिया की माने तो 10 मई को इनको न्यू पुलिस गेस्ट हाउस के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनको अरेस्ट किया क्यों गया है। फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए ताकि आपको नए नए अपडेट टाइम पर मिलते रहे। इमरान खान को अरेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन अल कादिर केस, ट्रस्ट केस के अंदर उनका नाम आना है। अबे अल कादिर क्या है? अल कादिर एक ट्रस्ट है जिसका निर्माण 2001 में हुआ था। इसका निर्माण जनाब अलहज कमर साहब ने किया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग फील्ड्स की एजुकेशन और नॉलेज उन गरीब बच्चों तक पहुंचाई जाती है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब
बात करते हैं कि इमरान खान को अरेस्ट क्यों किया है। इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीवी पर केस लगा है कि उन्होंने इलीगल तरीके से बारिया टाउन, जो कि इस्लामाबाद में एक रियल एस्टेट कंपनी है, उनकी फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 बिलियन रुपीस लिए हैं और साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ कैनल्स भी उन्होंने एज अ ब्राइब ली। अब आप सब सोच रहे हो कि इसके अंदर अल कदीर का क्या रोल है। अब तक माना जा रहा है कि इमरान खान ने 50 बिलियन रुपीस लिए थे अल कदीर के नाम पर बहीरा टाउन को लीगलाइज करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप सबको गाड़ी का बड़ा शौक होगा, बट मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। आज हम ऐसी 3 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में बंद हो चुकी है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है वॉल्क्सवैगन पोलो। इसकी प्रोडक्शन अब इंडिया में बंद हो चुकी है और ये गाड़ी इंडिया में पहली बार 2010 के अंदर आई थी और 2022 के अंदर वॉल्क्सवैगन ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी और अब तक इसके इंडिया के अंदर 2.5 लाख यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इसको बंद करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसकी सेल में डाउनफॉल होना। इसको लोगों ने खरीदना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि इसके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई थी, साथ के साथ इसके फ्यूल कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है मारुति ओमनी। ये गाड़ी आपने अक्सर मूवीज में किडनैपिंग करते हुए देखा होगा और रियल लाइफ में बच्चों को इससे स्कूल जाते हुए देखा होगा, बट ये गाड़ी इंडिया में 1984 में आई थी और 2020 तक इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी और हर साल इसकी 6500 से 7000 यूनिट सेल आउट होती थी। इस गाड़ी को बंद करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो गवर्नमेंट के नए सेफ्टी मेजर्स बनाए थे उसके अंदर ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी, जैसे कि सीट बेल्ट, रिमाइंडर, एयरबैग्स और रियर कैमरा व्यू। इन सब फीचर्स के अंदर ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी, जिस वजह से मारुति कंपनी को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है टाटा नैनो। इसका स्ट्रक्चर और फीचर्स को देखकर इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और इसका बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया गया था, बट बहुत से मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक फैमिली कार थी। जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीस थी और साथ ही साथ ये गाड़ी इंडिया में 2009 में आई थी और 2019 में टाटा कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसको बंद करने का सबसे बड़ा रीजन इसकी सेल में डाउनफॉल होना था। शुरुआत से ही ये टाटा कंपनी को एक्सपेक्टेशन से कम सेल दे पा रही थी। साथ ही साथ इसकी सेल कम होने का ये रीजन था कि इसके अंदर स्पेस बहुत कम थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आ रही थी और मेरे हिसाब से ये गाड़ी एक बेस्ट गाड़ी थी इस प्राइस रेंज के बजट के अंदर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप में से बहुत से लोग पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखते होंगे। अगर रखते हैं तो आपने जिंदगी में कभी ना कभी केदारनाथ मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। मैं आपका होस्ट श्रेयांश शर्मा आज आपको केदारनाथ मंदिर से ही जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूं जिसमें से शायद कुछ आपने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। तो स्टार्टिंग अगर हम इसके स्ट्रक्चर से करते हैं तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इसकी ऊंचाई 88 फीट है और लंबाई 187 फीट है। जहां तक की बात करें इस मंदिर की चौड़ाई की, वो 80 फीट है और इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। जब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्क्विशन को सब्सक्राइब करिएगा। केदारनाथ मंदिर की दीवार इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनी है। इसका मतलब इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी छोटे मोटे डिजास्टर इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर समुद्र से 3583 मीटर ऊंचाई पर है। साथ ही साथ
इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहते हैं और रावल कभी खुद पूजा नहीं करते, उनके शिष्य पूजा करते हैं। और ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम में आता है। अब बात करें कि ये मंदिर बना कैसे और इतनी ऊंचाई पर इतने भारी भारी पत्थर लाए कैसे। लोगों की अलग अलग मान्यता है और लोगों का अलग अलग मानना है। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के अवतार ने यहाँ पर शिवजी जी की कठोर तपस्या की थी और जब उनसे शिवजी जी खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर ही रहिए, यहाँ पर निवास कर लीजिए। तो शिवजी जी ने वहां पर निवास करने का हाँ कर दिया था। इसी कारण से वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी जी निवास करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब पांडव शिवजी जी की आराधना करने के लिए आए थे तो शिवजी जी ने उनको यहाँ पर छुपा लिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिवजी जी ने और पार्वती जी ने अर्धनारेश्वर रूप लिया था ताकि वे केदारेश्वर भगवान जी की पूजा कर पाए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देवताओं ने जब राक्षसों से परेशान होकर शिवजी जी की पूजा की थी तो शिवजी जी बैल के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे और सब देवताओं को राक्षसों से बचाया था। अब बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में ऐसा क्या यूनिक है जो कि लोगों की इसके अंदर इतनी श्रद्धा है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोण आकार का है। यहाँ पर शिवजी जी के साथ साथ माता पार्वती, श्री कृष्णा जी और पांडवों की भी पूजा की जाती है और ये मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। जब 6 महीने मंदिर के कपट बंद रहते हैं तो मंदिर में पूजा कौन करता है? जब 6 महीने मंदिर के कपट बंद रहते हैं तो उस समय इस मंदिर की मूर्तियां उखी मठ के अंककलेश्वर मंदिर के अंदर ले जाई जाती है और वहीं इनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर के पास एक भैरव बाबा का भी मंदिर है जो मंदिर इस मंदिर की रक्षा करता है। बात करते हैं केदारनाथ मंदिर में पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ था। केदारनाथ मंदिर के पास से ही मंदाकिनी नदी बहती है और बात है 2013 की जब यहाँ बाढ़ आई थी। मंदाकिनी नदी जो पूर्व की ओर बहती थी वो एकदम से ही पश्चिम की ओर बहना चालू हो गई थी। इस कारण से यहाँ बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से यहाँ पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। बात करते हैं जब इतनी तबाही आई थी तो केदारनाथ मंदिर को क्यों कुछ नहीं हुआ। ये बात हैरान करने वाली है और लोग इसको चमत्कार भी कहते हैं क्योंकि जैसे ही बाढ़ का बहाव तेज होने लगा वैसे ही एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया और जिस कारण से नदी का पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। अब वीडियो में आगे बढ़कर इस मंदिर के कुछ चमत्कार की बात करते हैं। कुछ चमत्कार तो ऐसे भी हैं जिसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि ये किस कारण से ऐसा होता है। केदारनाथ मंदिर के पास एक चमत्कारी कुंड है जिसमें से अगर हम ओम की ध्वनि निकालते हैं तो उसमें से बबल्स उठते हैं और इसके पीछे का रीजन आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये बबल्स क्यों उठते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपट 6 महीने तक बंद रहते हैं और अगर हम अपने घर को 2 दिन के लिए भी बंद करके चले आते हैं तो पूरे घर के अंदर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, पर केदारनाथ मंदिर के अंदर एक धूल का कण तक नहीं मिलता। और साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर के अंदर एक दीपक हमेशा जलता रहता है। जब मंदिर के कपट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो उस दौरान भी वो दीपक जलता रहता है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप सभी इस कार को देखिए और बताइए क्या आप इस कार को जानते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं और कुछ लोग कहेंगे हम नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इस कार का नाम है कार्ल्समैन किंग कार। मैं आपका होस्ट प्रियांश शर्मा आपको कार्ल्समैन किंग कार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट ही अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग से करें तो
कार्समैन किंग कार को डायमंड कट एज कार के नाम से भी जाना जाता है और इस कार के मैन्युफैक्चरर कार्लमैन हैं। कार्लमैन किंग कार की प्रोडक्शन इटली में की गई थी और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और ये सिर्फ मैट ब्लैक कलर में ही आती थी। जब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। कार्लमैन किंग कार का वेट विदाउट आर्मर 10,580 पाउंड्स है और आर्मर के साथ इसका वेट और भी बढ़ जाता है। कार्लमैन किंग कार एक 4x4 कार है और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की सबसे महंगी एसयूवी में से भी एक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। कार्लमैन किंग कार 5990 मिलीमीटर लंबी है, 2480 मिलीमीटर चौड़ी है और 2480 मिलीमीटर ही ऊंची है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। कार्लमैन किंग कार के अंदर प्ले स्टेशन, टीवी, फ्रिज और बार जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको गिनवाते गिनवाते ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कार्लमैन किंग कार का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि ये गाड़ी पूरी फाइबर से बनी है, इसलिए इससे हीट बाहर नहीं आती और इसी वजह से ये गाड़ी रेडार पर, इंफ्रारेड कैमरा पर भी शो नहीं होती। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कार्लमैन किंग कार को किस किसने और कैसे कैसे कॉपी किया है। कार्लमैन किंग कार की सिर्फ 9 कार्स ही बनी थी। इटली के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कार्लमैन किंग कार के मॉडिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन निकाल दिए थे। अब बात करते हैं इसके इंजन और टॉप स्पीड की। कार्लमैन किंग कार में 6/8 V10 इंजन आता है जो कि 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। कार्लमैन किंग का इतना ज्यादा वेट होने की वजह से इसकी मैक्सिमम स्पीड 87 माइल पर आवर की ही है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। कार्लमैन किंग में इतने ज्यादा फीचर होने की वजह से इसका प्राइस 1.85 मिलियन से लेकर के 1.9 मिलियन तक पहुंच जाता था। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप सभी को आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 50 साल से बन तो रही है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं आपका होस्ट प्रियांश शर्मा द कर्स ऑफ अटुक के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। एक बुक है अटुक नाम से, उसकी स्टोरी थोड़ी फनी है। नॉर्मन जेविसन ने 1971 में अटुक के राइट्स खरीद लिए थे और इसको एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट भी करवाया था। और 1982 के आते आते जॉन बेलुशी ने द कर्स ऑफ अटुक की स्क्रिप्ट पढ़ी और उसको हाँ भी कर दिया कि वह ये मूवी करेंगे। फिर कुछ ही महीनों बाद जॉन बेलुशी, जिन्होंने द कर्स ऑफ अटुक करने के लिए हाँ करा था, उनकी 5 मार्च 1982 में अचानक मौत हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पहले इस मूवी के बारे में पता था या नहीं पता। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एक मूवी के राइट्स लेने में बहुत सारा पैसा लग जाता है, लेकिन एक बंदे जॉन बेलुशी की मौत होने से वो मूवी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया। आप सब सही सोच रहे हैं, किसी के मरने से मूवी को बंद नहीं किया जाता, लेकिन इसके बाद सैम किनिसन को इसके लिए अप्रोच किया गया था। फिर 1988 आते आते द कर्स ऑफ अटुक का शूट टोरंटो में स्टार्ट किया गया और इसकी स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस भी लाए गए। और जैसे ही द कर्स ऑफ अटुक का शूट पूरा होने वाला था, सैम किनिसन और उनकी मैनेजर की अचानक मौत हो गई। और जैसे जॉन बेलुशी की मौत का रीजन किसी को नहीं पता था, सैम किनिसन और उनकी मैनेजर की मौत का भी रीजन किसी को नहीं पता था। अब आप सब सोच रहे होंगे द कर्स ऑफ अटुक को बनाने में जब
3 लोगों की मौत हो गई, अब तो इस मूवी को बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, द कर्स ऑफ अटुक की स्क्रिप्ट फिर जॉन कैंडी के पास गई और उन्होंने भी मूवी के लिए हाँ कर दिया और अचानक उनकी भी मौत हो गई जैसे पहले 3 लोगों की हुई थी। इसके बाद द कर्स ऑफ अटुक की स्क्रिप्ट क्रिस फार्ले के पास गई, उन्होंने भी मूवी के लिए हाँ कर दिया और उनकी भी अचानक बाकी पहले के लोगों की तरह मौत हो गई और रीजन किसी को नहीं पता था। अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि इस मूवी के अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है रोल करने की वजह से, तो अब तो इस मूवी को बंद कर ही दिया होगा। हाँ, आप सब लोग सही सोच रहे हैं। 1999 आते आते टॉड कैरोल, जो कि द कर्स ऑफ अटुक के राइटर थे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को शापित घोषित कर दिया था और द कर्स ऑफ अटुक की शूटिंग वहीं पर ही बंद कर दी गई, क्योंकि इससे इतनी सारी मौतें हो गई थी और इसको वहीं पर ही स्टॉप कर दिया, इसलिए ये आज तक इनकम्प्लीट है। और मेन बात तो ये है कि द कर्स ऑफ अटुक मूवी की शूटिंग के दौरान जिन जिन लोगों की मौत हुई उनके अजीब अजीब रीजन थे मौत के, और मेन रीजन किसी को नहीं पता कि उनकी मौत मेन रीजन किस वजह से हुई थी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।